सुप्रभातम। मैं कुलदीप शर्मा राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर में सहायक आचार्य संस्कृत विषय का हूँ और आज हम सभी बीए विषय में चलने वाले संस्कृत विषय के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको पता है कि बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष और बीए अंतिम वर्ष में संस्कृत विषय है। इन तीनों कक्षाओं में सबसे प्रथम कक्षा बीए प्रथम वर्ष में संस्कृत विषय का क्या पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम देखेंगे। विद्यार्थियों से आग्रह है कि कक्षाओं के प्रारंभ में आप अपना सिलेबस अच्छी तरीके से देखें। इसका लाभ यह होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन कौन सी पुस्तकें आपके कक्षा में स्वीकृत है, कौन कौन से बिंदु है जिन पे आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आज हम इस कक्षा के प्रारंभ में सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बीए फर्स्ट ईयर के संस्कृत विषय में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं। सबसे पहला पेपर है, उसका नाम है पद्य साहित्य भारतीय संस्कृति के तत्व, व्याकरण एवं अलंकार। ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें आप देख पाओगे आपके प्रश्न पत्र का ये नाम है। उसके बाद में दूसरे प्रश्न पत्र का क्या नाम है। तो दूसरे प्रश्न पत्र आप देखेंगे कि ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ये नाम। द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक, कथा साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। दोनों प्रश्न पत्र 100 नंबर के होते हैं। नाम आपने देख लिया। बात करते हैं सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र की। प्रथम प्रश्न पत्र में 5 इकाइयों से विभाजित किया गया है। पहले पेपर में आपके 5 इकाइयाँ चलती है, 5 यूनिट चलते हैं, जिसमें सबसे ये देखो 5 इकाइयाँ आपके सामने हैं। इन 5 में से आपको सबसे पहली इकाई में रघुवंशम द्वितीय सर्ग है। कालिदास जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्यम, और इसमें से आपको दूसरा सर्ग पढ़ना है। इसमें श्लोक आएंगे, उन श्लोकों की व्याख्या, हिंदी अर्थ और कुछ कठिन शब्द आते हैं, उनका आपको हिंदी अर्थ आपको पता करना होगा। इसी प्रकार द्वितीय इकाई, दूसरी इकाई में आपके हैं कुमार संभवम, जिसका 5वां सर्ग है, पंचम सर्ग है। पंचम सर्ग में श्लोकों की आपको व्याख्या, हिंदी अर्थ आदि आपको सभी पढ़ने हैं। इसी प्रकार तीसरी इकाई के अंदर आती है भारतीय संस्कृति के तत्व। भारतीय संस्कृति के जो तत्व है उनमें जैसे पृष्ठभूमि, हमारे भारतीय संस्कृति का बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में पढ़ना है। विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था क्या है, षोडश संस्कार, जो 16 संस्कार आते हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। पंच महायज्ञ, त्रिविध ऋण, 3 प्रकार के ऋण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र, भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान। तो आप देख सकते हैं कि तृतीय इकाई में भारतीय संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसी प्रकार इकाई चतुर्थ, चौथी इकाई है, जिसमें व्याकरण है और व्याकरण में शब्दरूप और धातुरूप है। आपने इसके पहली वाली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि राम है, रामो, रामाहा, ऐसे शब्द आते हैं, तो आपके बहुत सारे शब्द होंगे। इसी प्रकार धातु, भवति, भवतः, भवन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, ऐसे बहुत सारे धातु रूप आते हैं, उनके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। इसके बाद में 5वीं इकाई है आपके, उसका नाम है अलंकार। अलंकार में बहुत सारे अलंकार आते हैं, उनके लक्षण क्या है, उनका अर्थ क्या है, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सबसे अंत में एक सारगर्भित बात यह है
कि प्रथम प्रश्न पत्र को 5 इकाइयों में बांटा है। ये 5 इकाइयाँ रही और इन 5 इकाइयों में जो जो है वो सब इनके बारे में आपको बता रखा है। अब हम इसके बारे में विस्तृत पाठ्यक्रम है, जिसके अंदर हम कई चीज़ें देखेंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम में लिखा हुआ इकाई 4 में हमने देखा था व्याकरण, शब्द रूप और धातु रूप। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि क्या हमें सभी के सभी शब्द रूप याद करने हैं, क्या सभी के सभी धातु रूप याद करने हैं? तो ऐसा नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में कुछ शब्द रूप दे रखे, उनको ही आपको याद करना है। तो इकाई 4 के अंदर आपको कुछ विस्तृत बता रखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, शब्द रूपों में राम, कवि, भानु, पितृ, लता, मति, नदी, धेनु, वधु, मातृ, फल, वारी, सर्व, तद, एतद, इदम, अस्मद तथा युष्मत्, ये सभी के सभी आपको शब्द रूप आपको याद करने हैं। हम देखेंगे कि इन शब्दों के रूप कैसे चलते हैं, वो हम अग्रिम कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब बात आती है धातु रूप की। तो धातु रूप आपको सभी याद नहीं करने हैं, पाठ्यक्रम में जो दे रखे हैं उन्हीं धातु रूपों को आपको याद करना है। तो कौन कौन सी धातुएं हैं देखते हैं। धातु रूप लट, लोट, लंग, विधिलिंग तथा लिट लकार। मैं आपको बता दूं कि 10 प्रकार के लकार होते हैं। उन 10 लकारों में आपके सिर्फ 5 लकार दे रखे हैं। लकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, अग्रिम कक्षा में आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। तो लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार तथा लिट लकार में धातुएं दे रखी है। पठ धातु, इसका अभिप्राय यह हो गया कि पठ धातु के आपको 5 लकार, पठ धातु के वैसे 10 लकार बनते हैं, परंतु आपको सिर्फ पठ धातु का लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार तथा लिट लकार ही पढ़ना है। इसी प्रकार इन 500 लकारों में पच धातु, भू धातु, क्री धातु, अस धातु, उसी प्रकार अद धातु, हन धातु, दिव धातु, तन धातु, तुद धातु, चूर धातु, लब धातु तथा सेव धातु, ये इन सभी धातुओं के आपको 500 के 500 लकार आपको याद होने चाहिए। विस्तृत रूप से आगे चर्चा की जाएगी। अब बात है इकाई 5, यह अलंकार। अब आपके मन में प्रश्न यह उठा होगा, अलंकार तो बहुत सारे होते हैं, क्या आपको सभी अलंकार याद करने हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ इसमें जो जो दे रखे हैं वही अलंकार आपको याद करना है। जैसे इकाई 5 में अलंकार काव्य दीपिका, आपके काव्य दीपिका किताब चलती है, उस काव्य दीपिका के अंदर अष्टम शिखा भेदोपभेद रहित निम्नांकित अलंकार, कुछ अलंकार दे रखे हैं, वही अलंकार आपको पढ़ने हैं, उनके अलावा आपको कोई से अलंकार नहीं पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। इन सभी अलंकारों में आपको क्या करना है, लक्षण याद करना है, उदाहरण याद करना है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अनुप्रास अलंकार है, ये बहुत सारे अलंकार दे रखे हैं, देखो आप, अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, रूपक, उपमा, बहुत सारे अलंकार दे रखे हैं। तो इन सभी अलंकारों में लक्षण होता है, उदाहरण होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ अनुप्रास अलंकार का। इसका आपको लक्षण याद करना है। इसका लक्षण क्या है संस्कृत में, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य। अनुप्रास अलंकार में शब्दों की समानता होती है। शब्द अर्थात शब्द, अब इस अलंकार का जो लक्षण है उस लक्षण को आपको अच्छे तरीके से समझना है। फिर उस लक्षण का जो अर्थ होता है वही आपको उदाहरण में देखना है कि ये लक्षण इसमें उदाहरण में घटित होता है या नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप सभी अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष, स्वभावोक्ति, रूपक, उपमा, मालोपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, अर्थांतरन्यास, निदर्शना, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दीपक, तुल्य योगिता, अफ्नुति, दृष्टांत एवं समासोक्ति। तो ये आपके अलंकार चलते हैं जिसका आपको लक्षण और उदाहरण आपको पढ़ना है।
तो इस प्रकार से आपके जितने प्रथम प्रश्न पत्र में जो जो आपके विषय चलते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आपका पेपर के अंदर प्रश्न कौन कौन से आएंगे उसके बारे में आपको अच्छे से जानने के लिए आप सिलेबस अपने पास डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से। ये जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपके कौन कौन से क्या क्या आएगी, ये आपके सिलेबस में बता रखा है। इसी प्रकार अब दिक्कत आती है कि हमारे पुस्तकें कौन कौन सी चलती है, तो इसमें सिलेबस के नीचे देखो सहायक ग्रंथ लिखे हुए हैं। ये सभी ग्रंथ आप अच्छे से देख सकते हो। इसमें सभी जो आपका सिलेबस है पूरा का पूरा इन सभी ग्रंथों में है, जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये बात थी प्रथम प्रश्न पत्र की, फर्स्ट पेपर की। अब बात आती है सेकंड पेपर की। आपके सेकंड पेपर में क्या क्या है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसमें भी अलग अलग इकाइयों में बांट रखा है। सबसे पहली इकाई का नाम है स्वप्न वासव दत्तम भासकृत। स्वप्न वासव दत्तम भासकृत। उसके बाद में हितोपदेश, उसके बाद में अनुवाद हिंदी से संस्कृत, उसके बाद में संज्ञा एवं संधि प्रकरण, उसके बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी अजंत प्रकरण। तो इस प्रकार से आपके दूसरे प्रश्न पत्र में इतनी सारी पुस्तकें, इतने सारे आपके टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आता है स्वप्न वासव दत्तम। एक नाटक है, ये भास नामक नाटककार के द्वारा लिखा गया है। और स्वप्न वासव दत्तम के अंदर कुछ श्लोक भी है, कुछ वाक्य भी है, जो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न आएंगे, श्लोकों की व्याख्या भी आएगी। इसी प्रकार दूसरा है हितोपदेश। हितोपदेश के अंदर मित्र लाभ नाम का एक अध्याय है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। पंडित विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया हितोपदेश है, जिसके अंदर मित्र लाभ नाम का एक यूनिट है, एक इकाई है। मित्र लाभ हमें पढ़ना है। अनुवाद, किसी भी भाषा के अनुवाद होते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा में होते हैं, हिंदी टू अंग्रेजी हम अनुवाद बनाते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में आपको क्या करना है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना है। जैसे राम गांव जाता है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा, रामः ग्रामम गच्छति। इसी प्रकार आपको अनुवाद बनाने हैं। इसी प्रकार आपका चतुर्थ जो यूनिट है वो है संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण। संज्ञा प्रकरण एक लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक है, उसमें प्रथम जो प्रकरण है वो संज्ञा प्रकरण है। इसके अंदर और संधि प्रकरण, इन सभी में क्या होता है, कुछ सूत्र दिए हुए रहते हैं। सूत्र दिए हुए रहते हैं और उन सभी सूत्रों का अर्थ भी दे रखा होता है और कुछ उदाहरण भी दे रखा होता है। जैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये आपके लघु सिद्धांत कौमुदी की किताब है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी की किताब है। इसमें देखो सबसे पहले ये संज्ञा प्रकरण रहा, ये अतसंधि प्रकरण, हल संधि प्रकरण, तो इस पुस्तक में आपको मिलेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि संज्ञा प्रकरण के अंदर क्या क्या है। तो जैसे प्रारंभ कहाँ से होता है संज्ञा प्रकरण, ये यहाँ से प्रारंभ होता है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी और अथ संज्ञा प्रकरणम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। ये मंगलाचरण है, इसमें प्रार्थना की गई है सरस्वती जी से। तो ये जैसे मंगलाचरण हो गया। अब जैसे होता क्या है इसमें, जैसे ये माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, ए ई उण ऋ लृक ए ओम, तो ये सभी माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, ये इसका अर्थ दे रखा है। इसी प्रकार अब क्या होता है इसमें, पहले आएगा सूत्र, जैसे सूत्र का नाम है हलंत्यम, और फिर नीचे सूत्र का अर्थ दे रखा, देखो उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीय सर्वत्र। तो हमें क्या याद करना है, परीक्षा में आएगा सूत्र, हलंत्यम सूत्र का अर्थ क्या होता है, आपको ये अर्थ लिखना है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम, ये इसका अर्थ होता है। इसी प्रकार अब इसमें बता रखा है उपदेश क्या होता है, उपदेश की परिभाषा दे रखी है। इसी प्रकार अदर्शनम लोप है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, तो सूत्र की वृत्ति। और इस प्रकार से आपको इसमें संज्ञा प्रकरण के बारे में मैंने आपको बताया।
इसी प्रकार आपके संधि प्रकरण में भी सूत्र आएंगे, उसका अर्थ आएगा, उदाहरण आएगा। अस्तु, आगे चलते हैं। 5वीं जो इकाई है उसमें आपके लघु सिद्धांत कौमुदी जो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें एक अजंत प्रकरण है। उस अजंत प्रकरण में आपको जैसे कौन कौन से शब्द राम, हरि, लता, नदी, ज्ञान तथा वारी शब्दों की रूप सिद्धि, इसमें आपको क्या करना होगा। जैसे हम BA फर्स्ट ईयर के पहले वाली कक्षाओं में राम है रामो रामाः, रामम रामो रामान, हरि हरि हरयः, ऐसे बहुत सारे शब्द रूप याद करते थे। इस प्रकरण में आपको इतना अच्छा बताया जाएगा कि ये जो राम है, उस राम का राम है रामो रामाः बनता कैसे है, बहुत सारे प्रत्यय लगा के देखेंगे। हरि के अंदर भी हरि ही हरि हरयः है, ये बनते कैसे हैं। तो ये जितने शब्द दे रखे हैं, इन सभी शब्दों की रूप सिद्धि कैसे बनती है, इस बारे में हम विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में कौन कौन सी पुस्तकें चलती है आपके, और कौन कौन से आपके टॉपिक चलते हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। सिलेबस के बारे में आपको बता दूं, ये आपके सेकंड प्रश्न पत्र में चलने वाली पुस्तकें हैं। ये सभी पुस्तकें हैं जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं और आप इनको लाइब्रेरी से ले भी सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सिलेबस के बारे में बता दूं। ध्यान रखिएगा, कोई भी पाठ्यक्रम आपकी कक्षा में रखा जाता है, उसका टारगेट सिर्फ, उसका लक्ष्य इतना ही नहीं होता है कि आप उसको रट करके आप अपनी परीक्षा में लिख दो और ग्रीष्मावकाश में आप उस पढ़े हुए चीज़ को भूल जाओ, ऐसा कतई नहीं है। संस्कृत में प्रायः यह देखा जाता है कि विद्यार्थी रटते हैं। हमें रटना भी आवश्यक है, परंतु समझ करके रटना बहुत आवश्यक है। जैसे राम शब्द है, आपने राम है रामो रामा पूरे कंठस्थ कर लिए। अब यदि आपको पता चलेगा कि राम है कि विसर्ग कहाँ से आया, रामो के जो औ लगा है वो कहाँ से आया, रामाः के कहाँ से आया, तो सबसे कुल मिला के बात यही है कि आप समझ करके याद करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इस सिलेबस का जो उद्देश्य है, उन सभी लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकोगे। रटने मात्र से, कंठस्थ करने मात्र से जो लाभ नहीं मिल पाता है, वो लाभ आप इस सिलेबस में ले पाओगे। तो जितना हमने देखा उसके बारे में विस्तृत तरीके से हम आगे देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले में व्याकरण प्रारंभ करेंगे हम। व्याकरण में जो आपके संज्ञा और संधि प्रकरण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये संज्ञा और ये संधि, ये प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलता है और इसके अंदर क्या क्या बताया गया है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा प्रकरण देखेंगे। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले माहेश्वर सूत्र आते हैं। इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है? सबसे पहले ये आते हैं माहेश्वर सूत्र, जैसे ए ई ऊं रील रिक ए ओंग ऐ औच है वरट लण। उसके बाद में आता है आपके यमंगणनम जभय गढ़धस जब गढ़दश ख फ छ ठ थ च ट तव कपय सशसर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। ये सभी क्या है? माहेश्वर सूत्र है। और इन सभी माहेश्वर सूत्रों में आप देखोगे इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थ लण मध्य त्वित संज्ञक। ये सभी आपके संज्ञा प्रकरण की पहली चीज़ है जिनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अब देखो, इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है, इन सब का अर्थ क्या है, तो बता दूं। व्याकरण में त्रिमुनि प्रसिद्ध है। व्याकरण में त्रिमुनि प्रसिद्ध है। इनमें सबसे पहले पाणिनि,
कात्यायन और पतंजलि जी माने जाते हैं। तो पाणिनि जी ने तपस्या की थी, तपस्या करने के बाद में शिव जी की तपस्या की थी। शिव जब इन पर प्रसन्न हो गए तब शिव जी ने तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य करने पर उन्होंने डमरू का वादन किया था। डमरू का वादन करने पर ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे। अ इ उण ऋल ऋग ए ओंग ऐ औ छय वर